एक पेज खुल जाएगा, वहाँ पे आपका सारा डाटा जो है वो ऑलरेडी फिल्ड रहेगा और उसको आपको सिर्फ नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट चीज़ें करनी है, ठीक है। वो एक अलग वीडियो इसके लिए बना दूंगा, या फिर वो बिल्कुल सिंपल चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप ऐसे यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको जो अप्लाई ऑप्शन दे रहा है इस पर क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉपअप दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर CN1 2024 ALPR, मतलब आपने ऑलरेडी कोई फॉर्म फिल कर रखा है तो उनको लॉग इन करना है, उनको ये प्रोसेस नहीं करना है, ओके। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, मैंने कोई भी फॉर्म वगैरह फिल नहीं कर रखा है। अगर आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हो रेलवे का तो इस तरीके से आपको ओके कर देना है, ठीक है। तो आप समझ गए, अप्लाई पे आपने क्लिक किया और ये वाला आपको फॉर्मेट दिख जाएगा। यहाँ पे भी आपको दिखेगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो ये आपको क्लिक नहीं करना है। नेशनलिटी यहाँ पे आपको इंडिया चूज कर लेना है, अगर आप इंडिया से हो तो ऑब्वियसली आप इंडिया से हो गए। मैं एक अपने दोस्त का फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो उसका सारा डिटेल मैं यहाँ पे फिल करने लगता हूँ। फुल नेम, तो यहाँ पे आपको पूरा नाम लिखना है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम थर्ड नेम नहीं लिखा है, कि एक ही में ही आपको पूरा नाम लिख देना है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखनी है जैसे कि आपको SSC के एग्जाम में करना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आगे का प्रोसेस होता है। दोनों जगह अगर सेम चीज़ रहेगी तो यहाँ पे ये सही का निशान लगा देगा। और हर चीज़ ध्यान से देख के बनना, मॉडिफिकेशन करना तो अलग ही चीज़ है, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान से देखना। यू हैव चेंज योर नेम, तो कभी भी नाम वगैरह हमने चेंज नहीं कर रखा है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। डेट ऑफ बर्थ जो वो यहाँ से कैलेंडर देख के फिल करना। 10th में आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है सेम टू सेम वही चीज़ रखना है। मैंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन वीडियो में भी बता रखा है और वही चीज़ लिखी है। जो भी 10th में आपका फादर नेम, मदर नेम या फिर आपका नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ है वो 10th के अकॉर्डिंग ही चीज़ें रहने वाली हैं। यहाँ पे हमने फादर्स नेम भी फिल कर दिया, दोनों जगह सेम टू सेम फिल करना है। मदर्स नेम भी हमने फिल कर दिया और ध्यान रखना हर एक चीज़ कैपिटल में आपको फिल करना है। आधार वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे मैंने आधार नंबर डाल दिया। अगर आपके पास आधार नहीं है तो डू नॉट हैव ए आधार कार्ड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे पासपोर्ट वगैरह, लाइसेंस वगैरह। तो उसमें से आप क्लिक करके वो नंबर डाल के आप उसको वेरीफाई करा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आधार नंबर डाल दिया है और ध्यान देना कि आधार नंबर आपको बिल्कुल परफेक्ट डालना है, कुछ भी उसमें गलती नहीं करनी है। फिर यहाँ पे वेरीफाई यूजिंग आधार कार्ड पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने सारा का सारा डाटा फिल कर दिया और यहाँ पे मुझे क्लिक करना है कि हाँ मैं ही इस आधार कार्ड को होल्ड करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे वेरीफाई भी क्लिक करूंगा तो मुझे शायद एक OTP जाएगा, तो OTP नहीं गया। यहाँ पे मेरा जो आधार कार्ड है वो इससे कनेक्ट हो गया है और ये वेरीफाई भी हो गया, मतलब बिल्कुल चीज़ें सही है। और अब मैं यहाँ पे आगे जो ईमेल आईडी है इस पे मेरे OTP जाएगा और इसी तरीके से मेरे फ़ोन पे भी एक OTP जाएगा। तो यहाँ पे मैंने OTP भी डाल दिया फ़ोन वाला। अब यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड में प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो सारा का सारा डाटा मुझे फिर से दिखा देगा और मैं एक बार चेक कर सकता हूँ कि सारा डाटा बिल्कुल सही से फिल हुआ है नहीं है, तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो फिर मैंने सारा का सारा डाटा चेक कर लिया और यहाँ पे मैं आई हैव रीचेक द एबव डिटेल एंड फाउंड करेक्ट पे क्लिक करता हूँ। फिर मैं क्रिएट एन अकाउंट क्लिक करता हूँ तो ये मेरा फाइनल अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, डिटेल फिल्ड ऑन द क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर कैन नॉट बी मॉडिफाइड एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस वंस अकाउंट इज क्रिएटेड, डू यू वांट टू प्रोसीड। तो आप फिर से यहाँ पे कट करके एक बार चेक कर सकते हो। सारा का सारा जो डाटा है वो बिल्कुल भी इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशन वाला एक प्रोसेस होता है ना, उसमें भी इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते इस रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस को। अब यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है और सेम टू सेम ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के, जो मैंने पासवर्ड डाला था कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर, उसको डाल के और यहाँ पे कैप्चा डाल के मुझे लॉग इन करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है लिंक योर आधार विथ डिजी लॉकर, तो इसको मैं अभी क्लिक नहीं करता हूँ। आगे का मैं प्रोसेस करता हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन का। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिख रखे हैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे अब हम क्लिक करते हैं। आपको ये दिख जाएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ सकते हो और जो नोटिफिकेशन आया हुआ उसको भी यहाँ पे एक बार में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और यहाँ पे आपको RRB चूज करना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको सोचना है किस जोन से आप फिल करते हो। तो चलो मैं अपने फ्रेंड को कॉल कर लेता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ कि भाई आपको किस जोन से फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इसको मैंने पूरा का पूरा पढ़ लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे लिख रहा है अकाउंट इज वेरीफाइड विद आधार कार्ड, ठीक है। तो ऑलरेडी ये वेरीफाइड हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है उससे। ये कुछ डाटा है जो मैंने वहाँ पे जो फिल नहीं किया था वो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो अनमैरिड है, रिलीजियन जो है वो हिंदू है, लेकिन एक चीज़ मैं और दिखा दूँ कि यहाँ पे एज भी दिखा रहा है, किस डेट को एज कैलकुलेट हो रही है। और मदर टंग है वो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे सिंपल ही है, ये आप खुद से फिल कर सकते हो। मैरिटल स्टेटस, रिलीजियन, मदर टंग, चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे 13 लैंग्वेज है जैसा कि आपको मैंने बताया था, वो आप चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख रखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी 2 लिख दो, ज़्यादा बेटर रहता है। DV वगैरह के टाइम पे या फिर किसी मेडिकल वगैरह के टाइम पे ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। और कम्युनिटी वगैरह यहाँ पे OBC है, तो यहाँ पे मैं OBC क्लिक किया हूँ, बट यहाँ पे लिख रखा है कि ओनली दोज कम्युनिटीज़ विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज SC ST एंड OBC, ठीक है। कुछ ऐसी कैटेगरी होती हैं, कास्ट होती हैं जो कि स्टेट में SC ST होती हैं,
ठीक है। और स्टेट में ओबीसी होती है, लेकिन सेंट्रल लेवल में देखोगे तो वो ओबीसी या फिर एससी एसटी नहीं होती हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना, अगर आप सेंट्रल में भी एससी एसटी या फिर ओबीसी हो तो ही आप इसका फ़ायदा ले सकते हो, इस कम्युनिटी का फ़ायदा ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आई अंडरस्टैंड एंड एग्री कर दिया। डू यू हैव अंडर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, तो यस भाई मेरा पास एनसीएल सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे मैंने सारा का सारा डिटेल जो है फिल कर दिया है यहाँ तक, और यहाँ पे मैंने कम्युनिटी भी फिल कर दिया ओबीसी का। डू यू कम अंडर ओबीसी, ये सारा मैंने आपको बता दिया। सर्टिफिकेट नंबर जो होता है वो सेकंड नंबर वाला वो मैंने फिल कर रखा है। दो होता है ना, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, तो नीचे वाला फिल करना जो शॉर्ट होता है। इशूइंग अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर था उस पर, तो मैंने डीएम का यहाँ पे ऑप्शन फिल कर दिया। स्टेट यूपी दे दिया। डेट ऑफ इशू जो है ये भी ऊपर राइट साइड में लिखा होता है, उसको मैंने यहाँ फिल कर दिया है। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ कि सेम है। आप अपना घर का एड्रेस डाल देना, वो ज़्यादा बेटर रहता है। हालांकि इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट ये एड्रेस आपको मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, या फिर सेव कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। तो ये डाटा मेरा सेव हो चुका है। तो ये डाटा मेरा सेव हो गया। अब मैं यहाँ पे अदर डिटेल डाल देता हूँ। आर यू एक्स सर्विस में, तो कोई भी वो सर्विस वगैरह नहीं करता, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो कोई डिसेबिलिटी नहीं है वैसी, तो मैं यहाँ पे इसको नो कर देता हूँ। डू यू नीड स्क्राइब, तो ऑब्वियसली कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो उसको भी मैं नो कर देता हूँ। इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास ईबीसी भी मैं नो कर देता हूँ। और डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेशन, आर यू एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, तो भाई नहीं, तो ये भी मैं नो कर देता हूँ। अगर यहाँ पे यस करते हैं तो देख लेते हैं क्या लिखता है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्किंग और एनओसी वगैरह के बारे में पूछ रहा है, कैटेगरी के बारे में पूछ रहा है कि किस ग्रुप में आप थे, और देखो ग्रुप बी में हो तो फिर इसको आप फिल नहीं कर सकते। और यहाँ पे जोन पीयू यूनिट पूछ रहा है, किस जोन में अगर आप थे, तो ये सारी चीज़ें पूछ रहा है, मतलब प्रोडक्शन यूनिट वगैरह होता है पीयू। तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया। नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉट अप्लीकेबल है भाई। और देखिए यहाँ पे बैंक डिटेल मांग रहा है, सो दैट कि जो मेरा 400 रुपये रिटर्न आएगा ना वो इसी अकाउंट में आएगा। पहले क्या होता था कि फॉर्म फिल कर देते थे 500 रुपये में, लेकिन जब हमारा CBT 1 देने के बाद जब हम वापस आते थे उसके बाद चीज़ें मांगती थी, मतलब उसके लिए एक पोर्टल ओपन होता था। लेकिन ये अच्छा कर दिया कि यहाँ पे अभी अकाउंट नंबर वगैरह फिल कर देना है, एक बार सिर्फ वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर चीज़ें आपके अकाउंट में आ जाएंगी 400 रुपये CBT 1 देने के बाद। तो यहाँ पे मैंने बैंक डिटेल वगैरह इंटर कर दिया है, और अपना ही बैंक डिटेल और अकाउंट नंबर वगैरह मैंने इंटर कर रखा है, फ्रेंड का नहीं किया, सो दैट कि पैसा मेरे अकाउंट में। और यहाँ मैं कंफर्म करता हूँ। यहाँ पे सारा का सारा जो बैंक डिटेल है वो इसने फेच कर लिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, और कहाँ का ये है वो एड्रेस वगैरह फेच कर रखा है। अब इस डाटा को मैं सेव करता हूँ, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट करूँगा। तो अदर डिटेल सेव सक्सेसफुली, अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला पेज ओपन हो रखा है। यहाँ पे मैं एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसको मैं फिल कर देता हूँ, और यहाँ पे ये 12th का मांग रखा है। अपलोड वैलिड मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th का जो सर्टिफिकेट होता है उसको अपलोड करना है। कोई यूपी बोर्ड या फिर किसी स्टेट बोर्ड से अपना कंप्लीट किया होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि भाई आपका एक सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्कशीट अलग होती है। और कुछ में क्या होता है कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक में ही होती है, तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मार्कशीट अपलोड नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने सारा का सारा 10th का डिटेल फिल कर दिया। डेट ऑफ रिजल्ट ऑफ डिक्लेरेशन जो कि बिल्कुल नीचे और लेफ्ट साइड में लिखा होता है वो मैंने फिल कर दिया। रोल नंबर आपके मिड में या फिर ऊपर में लिखा होता है वो मैंने फिल कर दिया। और यहाँ पे मैं अपलोड डॉक्यूमेंट करता हूँ, 10th का जो मार्कशीट है उसको मैं अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे देखो लिख रहा है मैक्स डॉक्यूमेंट साइज शुड बी 500 KB, या फिर ओनली PDF में होना चाहिए। देखो PDF कैसे बनाना है, फोटो को रिसाइज कैसे करना है, वो मैं आपको एक वीडियो छोटी सी बना के 2 से 3 मिनट की अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख लेना। फिर मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया, योर एजुकेशन डिटेल एडिट सक्सेसफुली हो गया। और यहाँ पे फिर मुझे कोई नेक्स्ट जो जितना भी मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में रहा सबको बारी बारी से ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फिर 10+2 को ऐड करता हूँ, और यहाँ पे आपको यस कर देना है। डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और हिंदी और कंप्यूटर, तो इसको आपको यस कर देना है। बाकी सारा डाटा मैंने 12th का फिल कर दिया। 12th के बाद ग्रेजुएशन भी फिल करना ही होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन पे ही सारी पोस्ट है, तो वो तो फिल करना ही होगा। तो अब हम ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर लिया, ठीक है। तो डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, और यहाँ पे आपको रोल नंबर वगैरह नहीं मांग रखा है, रोल नंबर सिर्फ 10th का ही मांग रखा था। तो यहाँ पे मैंने ऐड क्लिक किया, और ऐड कुछ टाइम में हो जाएगा। तो ये देखो योर एजुकेशन डिटेल एडिट सक्सेसफुली। अब मुझे जो नेक्स्ट है वो बैचलर डिग्री अपलोड करना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मुझे कोई PDF वगैरह अपलोड नहीं करना है। यहाँ पे बैचलर डिग्री, डिसिप्लिन में भी बैचलर डिग्री, और सब स्ट्रीम में आर्ट्स लिख देता हूँ क्योंकि आर्ट्स से ही था। उसके बाद जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश ही था, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे फिल कर देता हूँ। नेम ऑफ कॉलेज और डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, ये दोनों में 3rd ईयर का जो होता है ना उससे फिल करना है। तो यहाँ मैंने सारा डाटा फिल कर दिया। नेम ऑफ द कॉलेज या यूनिवर्सिटी मैंने फिल कर दिया, डिस्ट्रिक्ट फिल कर दिया, जिस भी मतलब इंस्टीट्यूशन से, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, ये मैं अपने फ्रेंड का फिल कर रहा हूँ। डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन भी मैंने फिल कर दिया, और यहाँ पे इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो मैं
तीनों जो मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको मैंने ऐड कर दिया, 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन तक का ऐड करना आपको कंपलसरी है, क्योंकि ग्रेजुएशन पे ही ये सारी पोस्टें हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, 12th वाले को छोड़ मत देना। अब देखो यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो जो है वो 320 पिक्सल इधर से होना चाहिए और 240 पिक्सल यहाँ से होना चाहिए, ठीक है, और 30 और 70 KB के बीच में रहना चाहिए। ये दो कंडीशन है आपको लगाना है। दूसरी चीज़ है जो आपको सिग्नेचर अपलोड करना है वो 60 पिक्सल्स इधर से होना चाहिए उसका हाइट, और जो इसका ब्रीथ है वो 140 पिक्सल्स होना चाहिए, और उसका जो साइज है वो भी 30 to 70 KB के बीच में ही रहना चाहिए। इसे 2 घंटे मेहनत करने के बाद और यहाँ पे मैं फोटो वगैरह जो एडिट वगैरह करने के बाद वाइट बैकग्राउंड मांग रहा था, बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड, तो सब कुछ मैंने चेंज किया, वाइट बैकग्राउंड किया, ये पिक्सल्स चेंज किया, साइज चेंज किया, मतलब इतना टफ था। और ये जो आप सिग्नेचर देख रहे हो ना, इसमें भी ये चीज़ें बाहर आ जाए, तो किस तरीके से सारी चीज़ें मैंने की इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना दूंगा यार, नहीं तो अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही लिटरली लंबी हो जाएगी। 1.5 घंटे लग गए पूरी के पूरे प्रोसेस करने में, तो ये मैंने कर रखा है। और ये देखो सिग्नेचर है और ये फोटो है, दोनों को मैंने ऐड कर रखा है अकॉर्डिंग टू इसके पूरे के पूरे टर्म एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। बहुत ही लिटरली SSC वगैरह में कहीं भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी कि इसमें हो रही है, क्योंकि ये वाइट बैकग्राउंड मांग रहा था, तो पूरा मतलब इसको भी वाइट वगैरह करना पड़ा, बहुत ही टफ था। तो चलो ये मैंने कर रखा है और इसको मैं सेव कर देता हूँ, और ये मैंने सेव कर दिया। उसके बाद मैं अब नेक्स्ट जाता हूँ, देखता हूँ नेक्स्ट में क्या प्रोसेस है। लिटरली यार बहुत ही टफ है। तो यहाँ पे सेलेक्ट RRB, तो RRB गुवाहाटी मैंने फिल कर रखा है। यहाँ पे जो पोस्ट है, पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना है, तो पोस्ट प्रेफरेंस में थोड़ा सोच समझ के फिल करता हूँ, और जो भी मैं मुझे लग रहा है यहाँ पे फिल करूँगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले मैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट को ऐड करता हूँ। तो देखो पहले नंबर पे आ गया। ऑब्वियसली मेरा दोस्त अंधा है, मतलब कम दिखता है, तो जो ये दोनों पोस्ट है उसको मैं सीरियल वाइज लगाता हूँ। पहले नंबर पे जे, दूसरे नंबर पे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तीसरे नंबर पे मैं इसको लगा देता हूँ, चौथे नंबर पे मैं स्टेशन मास्टर, और 5वें नंबर पे इसको। हालांकि इन दोनों में तो नहीं होगा क्योंकि उसका जो आई का ग्लास है वो -4 के आसपास है। तो फिलहाल ये तीनों पोस्ट मैंने दोनों पोस्ट मैंने लगा दिया। तो सबसे पहले जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर और चीफ, फिर स्टेशन मास्टर, फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर, सबको मैंने लगा दिया। ये हो गया पोस्ट प्रेफरेंस। बहुत से लोग कंफ्यूज थे कि यार पोस्ट प्रेफरेंस में क्या मतलब 6 और 5 के लिए एक ही एग्जाम होगा। तो 6 और 5 के लिए एक ही एग्जाम होगा, जैसा कि मैंने नोटिफिकेशन में बता रखा है। और यहाँ पे सारे पोस्ट को आपको 6 और 5 को एक साथ में लगा देना है, ठीक है। अगर आप पहले 6 को लगाते हो तो 6 मिल जाएगा आपको, कट ऑफ क्लियर करते हो लेवल 2 का, तो मतलब सॉरी CBT 2 का। तो अगर आपने फर्स्ट नंबर पे 5 लगा रखा है तो आपको ऑब्वियसली लेवल 5 की जॉब मिल जाएगी, लेवल 6 आपको नहीं मिलेगा, कितना भी आपका नंबर रहता है, ठीक है। तो ये सीन है। आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक माई ऑर्डर ऑफ पोस्ट। हाँ भाई मैंने चेक कर लिया है, फिर से देख लेते हैं भाई। पहले नंबर पे जे है, दूसरे नंबर पे SCCT है, ठीक है। और आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड फॉर एनी RC ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। आई हैव नॉट अंडरगो लेसिक सर्जरी भी नहीं करा रखा है, इट्स ऑल ओके। लेसिक सर्जरी आपके स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए अप्लीकेबल नहीं था। आई हियर बाय डिक्लेयर करना है, प्लेस में लिख देता हूँ, प्लेस में असम ही फिल कर देता हूँ, ओके, क्योंकि मैं फिलहाल असम में ही हूँ। और ये डेट हो गया, ये सिग्नेचर हो गया, सारी चीज़ें मैंने परफेक्टली फिल कर रखी है, पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह। तो मैंने पर्सनल डिटेल फिल कर दिया, अदर डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट, प्रेफरेंस एंड पता नहीं क्या लिखा है, प्रीव्यू, हाँ प्रीव्यू लिख रखा है, ये मैंने कर दिया। और आप देख लो पूरा पूरा ये फॉर्म है, और डेट है 14/9/2024 को ही आप लोग के लिए यार बना रहा हूँ। ये इसी वजह से लेट हुआ क्योंकि मैं सारी चीज़ें ना ढंग से और देख देख के बना रहा था, और वीडियो बनाना था। तो ये देख लो प्रीव्यू एप्लीकेशन करते हैं। तो प्रीव्यू एप्लीकेशन ये है, सारा का सारा जो डाटा है वो मैं चेक कर लेता हूँ, ईयर ऑफ पासिंग, और सारा डाटा मैं एक बार मिला लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो मैंने सारा डाटा चेक कर लिया, उसके बाद मैं इसको सबमिट कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे कट भी एडिट भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे अब सबमिट करता हूँ। तो एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, ठीक है। तो मैं सबमिट कर देता हूँ। तो इसको मैंने सबमिट कर दिया। अब मुझे 500 रुपये पेमेंट करने हैं, जिसमें 400 रुपये मेरे वापस आ जाएंगे पे विथ रेजर पे। तो इसको मैं अब बाद में भी पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट को मोड आपको दिखा दो किस तरीके से पेमेंट होता है। तो यहाँ पे देखो पेमेंट का ऑप्शन लिख रखा है QR से, मतलब इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, और कोई भी इसके साथ चार्ज वगैरह नहीं लग रहा है। तो वो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, और एंड तक आपने वीडियो देख रखी है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे पेमेंट करना है तो UPI QR से भी पेमेंट कर सकता हूँ, UPI भी डाल सकता हूँ, शो QR, तो यहाँ पे QR आ जाएगा, कंटिन्यू एंड पे। तो अब मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ, आपके सामने ही मैं इसको पेमेंट भी कर देता हूँ। चलो भाई एटलीस्ट एक दोस्त का फॉर्म मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो जस्ट मैंने अभी पेमेंट किया है, तो देखो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। द फी पेमेंट हैज़ बिन कम्प्लीटेड, ये सारा का सारा ट्रांजेक्शन ID सब कुछ आ गया। सिक्योरिटी टिप्स, और इसको मैं प्रिंट भी ले लेता हूँ, आपको भी ये लेना है PDF में, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने सेव कर दिया।
अब मैं जाता हूँ बैक और देखता हूँ कि आगे का सीन क्या शो कर रहा है। तो भाई यहाँ पे पेमेंट कंप्लीटेड हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ईमेल भी मुझे आ जाएगा।